अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 4 जून है जी, और अभी तक की क्रिप्टो मार्केट की जितनी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी पेश की थी, जिसमें मैंने आपको कहा जब कभी भी आपको मार्केट बैरिश नजर आए तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट दीगर क्रिप्टो करेंसी से निकाल के बीटीसी में डाल देनी है, और जैसे ही बीटीसी की प्राइस पंप हो जाए फिर आपने बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता आउट होना है वहां से, और आपने आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट डालनी है। और जब आल्ट कॉइन्स की बात आती है तो यहां पे मैंने कुछ वजाहत नहीं थी कि आपको कौन कौन सी आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब आप आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें, यानी आल्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले, तो किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, तो उसको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में थोड़ा कवर करने की। और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब आल्ट कॉइन्स स्टार्ट होने लगे आल्ट सीजन, तो उससे पहले आपने अर्ली टाइमिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब आल्ट सीजन आल्ट कॉइन्स पंप करना शुरू हो जाए तो फिर आपने आल्ट कॉइन्स को दोबारा बीटीसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उस वक्त बीटीसी अपनी कंसोलिडेशन फेज में होगा। तो जब आप बीटीसी में डाले होंगे फिर दोबारा बीटीसी एक बुल रन पकड़ेगा, फिर आल्ट कॉइन्स भी बुल रन पकड़ेगा। जब सारी क्रिप्टो मार्केट बुल रन पकड़ रही होगी उस वक्त आपने मार्केट से आउट हो जाना। अच्छा, आल्ट कॉइन्स की तरफ आते हैं। आपने अपनी आल्ट कॉइन में जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको आप 3 मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी होगी जो कि ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स में होंगी, यानी जो कि जिनके रिस्क के चांसेस ना होने के बराबर है। दूसरी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि लेस रिस्की है। वो कौन से, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तीसरी हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट आपकी, यानी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को जो आपने आल्ट कॉइन्स में करनी है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। परसेंटेज क्या आपने सेट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा सिक्योर प्ले करना है, ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिवॉर्ड है, और ज्यादा रिवॉर्ड का मतलब ज्यादा रिस्क है, इसको आपने माइंड में रख के फिर आपने स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्क फ्री आल्ट सीजन में रन करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ ब्लू चिप जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। अब ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले जो ब्लू चिप आल्ट कॉइन है वो है इथेरियम, और इथेरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई। मैं पिछले दिनों आपके साथ जो मेरा ख्याल है एक एक्सचेंज के सीईओ थे, एडम हाइस शायद उनका नाम था, उन्होंने कहा था, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बीटीसी जो है आइंदा चंद माह के अंदर अंदर 28,000 से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है उनको। और ये उस वक्त उन्होंने प्रेडिक्शन की थी जब बीटीसी की प्राइस 40,000 से ऊपर ट्रेड हो रही थी। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उनकी अभी मैं प्रेडिक्शन देख रहा था, एक नया आर्टिकल उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि इस साल के एंड तक इथेरियम जो है वो $10,000 तक जा सकता है। और उसकी जो मेन वजह थी इथेरियम को सपोर्ट करने की, इथेरियम में होने वाला जो मर्ज है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अगस्त में आएगा, इस साल के अगस्त में आएगा, आइंदा 2-3 माह के अंदर। अगर वो मर्ज हो जाता है तो मोस्ट लाइकली इथेरियम की प्राइस जो है उसको अच्छा खासा पंप आ सकता है। तो जब आपने ब्लू चिप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है आल्ट सीजन में जाने के लिए, तो उस वक्त इथेरियम आपका फेवरेट होना चाहिए। फिर ये नहीं कि सारा आपने इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कर देनी। आपने जो टेरा लूना का क्रैश हुआ उससे हम सब ने सबक ये सीखा है। टेरा लूना भी क्रिप्टो मार्केट का एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट था। ब्लू चिप प्रोजेक्ट को मोस्टली आप जो लेयर 1 पॉपुलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या दूसरे लफ्जों में जो इथेरियम किलर्स हैं, उनको आप ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। अब टेरा लूना भी एक ब्लू चिप जो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन अगर वो क्रैश हो सकता है तो मार्केट का कोई भी दिगर ब्लू चिप जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो कोलैप्स हो सकता है। तो आपने किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप किसी भी कैटेगरीज में जाती हैं तो उस कैटेगरीज में भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देना। तो ब्लू चिप सबसे पहले रिकमेंडेड आपकी अपनी, फॉर एग्जांपल आप रिस्क फ्री 100% प्ले करना चाहते हैं तो उसमें से कोई 40% आप इथेरियम में डाल दें। बाकी पे जो दीगर इथेरियम किलर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पोल्काडॉट है, कार्डानो है, जो कि आजकल कम्युनिटी को बहुत उन्होंने नाखुश किया हुआ है और इन्वेस्टर्स का रुझान इधर नहीं है। इसके अलावा जो पॉपुलर इथेरियम किलर है, एवलांच है, सोलाना है, सोलाना के इश्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, उसको जेन में रख के आपने करना है। एल्गोरांड है, और मार्केट में हडेरा है, कुछ इस तरह के और भी लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने 100% रिस्क फ्री जाना। अच्छा, अगर आप रिस्क फ्री 100% नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं मैं 75% रिस्क फ्री कर लेता हूं, 25% मैं लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो लेस रिस्की प्रोजेक्ट्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं इथेरियम के ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स को आपने करना है। क्योंकि अगर इथेरियम सक्सेसफुल होता है तो इथेरियम के साथ साथ जो उसके लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इथेरियम जब आएगा, पहले मैं
यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा तो इसके ऊपर इसको स्केल अप करने के लिए या इसकी ट्रांजैक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो तो यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन अभी हालिया जो अपडेट्स आई हैं, जो मैंने लर्न की हैं इथेरियम की मर्ज के बाद जो होना है, तो ना तो इथेरियम स्केल अप तो खैर हो जाएगा, लेकिन इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो उस कदर नहीं होगी। तो दूसरे लफ्जों में जो लेयर 2 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो मर्ज के बाद भी मार्केट में स्टे करेंगे। जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम की जो यूजेबिलिटी है उसको खत्म कर दें। मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म मार्केट में वो स्टे करें और आहिस्ता आहिस्ता इथेरियम उनकी जो फीचर्स है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनको भी वो अपने अंदर समोले और फिर आपको किसी लेयर 2 सोल्यूशन की जरूरत ना पड़े, बल्कि इथेरियम एक ऐसा ब्लॉकचेन डेवलप हो जाए जिसमें आपको किसी और सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, हर सोल्यूशन आपको इथेरियम के, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो अगर आपने लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो पहले ही आपकी रिकमेंडेशन है कि आपने लेयर 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनमें से पॉलीमेटिक है। पॉलीमेटिक की आजकल प्राइस जो है वो अच्छी खासी है, बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद और लेयर 2 बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म है, इस तरह के और जो रोलअप्स हैं, जितने इथेरियम को के लेयर 2 सॉल्यूशंस में रोलअप में मेरा ख्याल है जीरो नॉलेज रोलअप्स हैं, उनको आपने करना है। साइड चेन्स को आप कर सकते हैं जो इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो लेस फ्री इन्वेस्टमेंट है वो है एनएफटीज प्रोजेक्ट्स, जिनका ताल्लुक गेमिंग के साथ नहीं है, लेकिन वो एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डिसेंट्रलैंड है, जैसे सैंडबॉक्स हैं। इस तरह के जो एनएफटी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लेस रिस्की हैं, तो आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रिस्क फ्री, क्योंकि मैंने आपको कहा था ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड, तो अगर आपने ज्यादा रिवॉर्ड का करना है, ये खुसूसन उनके लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जिनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उनको तो ज्यादा की लालच नहीं है। वो तो चाहते हैं कि उनकी जो सेविंग है वो बजाय इसके कि उनकी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हो के, उनकी कदर कम हो के, उनकी सेविंग कम हो, उनकी वेल्थ कम हो, उनको वो सेव करना चाहते हैं, तो वो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए जाए। जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो चाहते हैं कि यार वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा, तो फिर उनको रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब रिस्क की आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो फिर आप गेमिंग प्रोजेक्ट, आजकल उनका ट्रेंड है, आप गेमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, आप डीफाई प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। डीफाई कौन से, जो बारविंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपने रिस्क फ्री जो क्रिप्टो करेंसीज रखी हैं, उनको आप डीफाई में जाके वहां पे कोलेटरल रख के वहां से आप बारविंग एंड लैंडिंग से अलग से यील्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकल सकती हैं, वो नए नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। उसके लिए आप कोशिश करें, ये जितने लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं उनके इकोसिस्टम के मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करें, बुकमार्क करें और उनको अच्छी तरह स्टडी करें कि उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कौन कौन से नए टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं। उनकी ड्यू डिलिजेंस के बाद अब वहां पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते जाएं, और उनमें से अगर 7-8 जो हैं वो क्रैश हो भी जाते हैं, तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इतना ज्यादा गेन होगा कि वो आपका छोटा मोटा लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये मेरा आइडिया था। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोस हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, इल्मे आलम टिप्स लिखें, इल्मे आलम स्ट्रेटजीज लिखें, इल्मे आलम इन्वेस्टमेंट लिखें, तो मुख्तलिफ किस्म की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के मेरा जो थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, वो आप तक उस हवाले से पहुंच जाएगा। अच्छा जी, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को जब लीगल टेंडर करार दिया तो साथ उन्होंने अनाउंसमेंट की कि उन्होंने एक बिटकॉइन सिटी बनाना है। उसके लिए उन्होंने $1 बिलियन का BTC बैक्ड बॉन्ड जो थे वो इन्वेस्टर्स को सेल आउट करने थे। अभी हालिया 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि हम जो है वो बॉन्ड जो है वो इशू करें। साथ ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा था बिटकॉइन कैश के हवाले से। आप लोगों को अगर नहीं पता बिटकॉइन कैश के बारे में, तो आपको मुख्तसर हिस्ट्री बता देता हूं। BTC जब स्टार्ट में लॉन्च हुआ तो BTC का जो मेन मोटिव था, जो सतोशी नाकामोटो जिसने BTC बनाया था, उसका माइंड था कि ये हम एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं जो कि रवायती हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको खत्म करके, तो ये बिटकॉइन पूरी दुनिया की एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया जितनी इंसानियत है वो सारी एक दूसरे के साथ जब वैल्यू ट्रांजैक्ट कर रहे होंगे तो वो BTC के जरिए करेंगे। लेकिन जो सतोशी नाकामोटो का विजन था, वो जैसे ही क्रिप्टो करेंसी BTC की अडॉप्शन बढ़ी, जैसे ही उसको
उसकी यूजेबिलिटी, उसकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ा, तो पता चला कि सतोशी नाकामोटो का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका डिज़ाइन है, उसमें फ्लॉज हैं। क्योंकि बीटीसी की जो ब्लॉक साइज है, चूंकि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जितनी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक की सूरत में इनके डाटाबेस में सेव होती हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर ऑन एवरेज मेरा ख्याल है 1000 से 1500 ट्रांजैक्शन सेव होती हैं। तो अब इमेजिन करें कि जैसे एल सल्वाडोर है, एल सल्वाडोर अगर बीटीसी के जरिए अपने सारे शहरियों को कहता है, और इसी तरह दुनिया के सारे ममालिक अपने कंट्रीज को कहते हैं कि भाई आपने जो ट्रांजैक्शंस करनी है वो सारी बिटकॉइन के नेटवर्क के जरिए करें, तो आप सोच सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक ऐड होता है ब्लॉकचेन के अंदर, और एक ब्लॉक के अंदर 1000 से 1500 ट्रांजैक्शन। तो पूरी दुनिया अगर बीटीसी के जरिए ट्रांजैक्शन करना शुरू हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2017 में भी ऐसे ही हुआ था। 2017 में एकदम बीटीसी जब पॉपुलर हुआ तो पता चला कि इतना ज्यादा बीटीसी के नेटवर्क के ऊपर लोड पड़ गया कि जो ट्रांजैक्शन वो जो मेमोरी पूल में चले जाती हैं, और वहां पे इतनी ज्यादा पेंडिंग ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई कि जो ट्रांजैक्शन है उसके लोड की वजह से ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ गई, और ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन का पीरियड जो 10 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए था वो भी बाज़ औक़ात कई हफ्ते भी, ऐसा भी होता रहा 2017 में कि कई हफ्ते ट्रांजैक्शन पेंडिंग होती गई। तो उस दौरान बिटकॉइन की कम्युनिटी में एक बातचीत चलना शुरू हो गई। बिटकॉइन की कम्युनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक कम्युनिटी ऐसी थी जो कि कहती थी कि बिटकॉइन जो है वो एज अ पेमेंट मेथड हम यूज नहीं कर सकते, इसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ही होना चाहिए। एक कम्युनिटी ऐसी थी, उन्होंने कहा नहीं जी, सतोशी नाकामोटो का चूंकि विजन ये है कि इसको आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना है, पूरी दुनिया में आपने इसको यूज करना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप इसमें अगर थोड़ी बहुत अपग्रेड्स कर दें, अपडेट्स वगैरह कर दें, तो इसको हम बीटीसी को हम सतोशी नाकामोटो के विजन को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी में इतफाक ना हुआ। ऐसी कम्युनिटी जो कि बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू समझना चाहती थी वो बिटकॉइन ही रही, जबकि अगस्त 2017 में कम्युनिटी के ऐसे अफराद जिनमें रॉजर वर और बिटमैन जो उस वक्त और आजकल बिटकॉइन माइनिंग की सबसे जो बड़ी कंपनी, मशीन बनाने वाली कंपनी है बिटमैन, इन दोनों कंपनी ये एक साइड पे हो गए और इन्होंने बिटकॉइन का हार्ड फोर्क किया। जब बिटकॉइन का हार्ड फोर्क किया तो उस वक्त बिटकॉइन कैश बना। उस बिटकॉइन कैश में जो ब्लॉक साइज जो पहले 1 MB था तकरीबन, उसको इंक्रीज करके तकरीबन 8 MB से लेके 32 MB तक कर दिया गया। तो जब ब्लॉक साइज बढ़ा तो एक ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजैक्शन पहले 1500 रिकॉर्ड होती थी, ये कहा जाता है कि 2017 में तकरीबन बिटकॉइन कैश के एक ब्लॉक में तक 25,000 ट्रांजैक्शन भी ऐड हो सकती थी। तो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो एक्चुअली जाहिर बात है ट्रांजैक्शन फीस भी कम होगी और उसकी जो कंफर्मेशन है वो भी क्विक होगी। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि बिटकॉइन जो पहले वाला बिटकॉइन था उसको कम्युनिटी, लार्जर कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया। यही वजह है कि वो वाला बीटीसी आज आपको पिछले साल नवंबर में $70,000 तक भी उसकी प्राइस एक बिटकॉइन की गई। और जबकि ये जो बिटकॉइन कैश है, टेक्निकली देखा जाए, टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो ये ज्यादा एडवांस है बनिस्बत उस बीटीसी के जो कि पुराना सतोशी नाकामोटो का वर्जन था उससे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में यह है कि कम्युनिटी जिस चीज को सपोर्ट करती है, प्राइसेस उसी की पंप करती हैं और उसी की डंप करती हैं। आगे हकीकत में जाके क्या होता है, मैं तो ये समझता हूं, जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था बिटकॉइन कैश के हवाले से, तो मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि एल सल्वाडोर में बिटकॉइन कम्युनिटी बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क लॉन्च करके तो बिटकॉइन को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने की कोशिश कर रही है। अल्लाह के बंदो, अगर आपने बिटकॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना है तो आप बिटकॉइन के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क क्यों कर रहे हो? आप बिटकॉइन कैश ही कर लो, बिटकॉइन कैश को यूज कर लो, या बिटकॉइन कैश के मजीद ब्लॉक साइज जो है वो डेवलप करके तो आप उसी को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लो। आपने तो मतलब ये मुझे सेंस नहीं नजर आई जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है उनकी, कि भाई अगर आपने बिटकॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना ही था तो 2017 में आपने क्यों फड्डा डाला? क्यों आपने अपनी कम्युनिटी में डिवीजन क्रिएट की? और अब मैं देख रहा था कि बिटकॉइन कैश जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज को अप्रोच कर रहा है कि वहां पे बिटकॉइन कैश एज अ लीगल टेंडर वर्क करे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिटकॉइन एल सल्वाडोर में कर रहा है। इसका ये मैं अभी भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता कि आप बिटकॉइन कैश में इन्वेस्टमेंट करें। इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो पूरी क्रिप्टो मार्केट का एक ही स्टैंडर्ड है, वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए वो फिजिबल ही नहीं है। तो
टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना है तो बिटकॉइन कैश की तरफ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन खैर ये एक चीज मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ उन क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे आपको लगे कि यार कम्युनिटी इस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से डिसअपॉइंट नहीं है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये आने वाले वक्तों में पोटेंशियल रखती है कि कम्युनिटी को दोबारा बिल्डअप करे, और जब कम्युनिटी बिल्डअप होती है तो फिर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है बिटकॉइन कैश ने तो ऐसा कोई नहीं किया। हालांकि अगर इसको बिटकॉइन के साथ कंपेयर किया जाए बिटकॉइन कैश के साथ, तो बिटकॉइन कैश की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बीटीसी से मेरा ख्याल है कई गुना ज्यादा है, और इसके मर्चेंट्स भी पूरी दुनिया में, मैं देख रहा था कैरेबियन, आइसलैंड, दुबई, मुंबई, इवन इंडिया में कई मर्चेंट्स ऐसे हैं, कई वेबसाइट्स ऐसे हैं जो बिटकॉइन कैश को एज अ पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर आपने बिटकॉइन को वाकईतन पीयर टू पीयर आपने क्रिप्टो अडॉप्शन की तरफ लेके जाना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना है, तो मेरा ख्याल है जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं उसको बिटकॉइन कैश को भी साथ प्रमोट करना चाहिए, और बजाय इसके कि बिटकॉइन के ऊपर आप लाइटनिंग नेटवर्क करें, जो कि मेरी नज़र में जितना मैंने अपने आप को अभी एजुकेट किया है, मेरी नज़र में लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है आने वाले वक्तों में, क्योंकि जब तक माइनर्स को रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो वो नेटवर्क को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो ऑन द लॉन्ग रन बिटकॉइन, मतलब आज से 50 साल 100 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, जब बिटकॉइन की माइनिंग का रिवार्ड बिल्कुल कम हो जाएगा, कुछ सतोशी रह जाएंगे, तो उस वक्त क्या जो माइनर्स हैं वो इतनी हैवी मशीनें, और डिफिकल्टी लेवल भी उस वक्त कहां पे पहुंचा होगा, तो उस वक्त क्या माइनर्स जो हैं थोड़े से रिवॉर्ड के लिए क्या वो बिटकॉइन माइनिंग को सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि सारी चीजें अगर लाइटनिंग नेटवर्क पे चले जाएंगी जहां ट्रांजैक्शन फीस ना होने के बराबर है, तो बिटकॉइन के नेटवर्क को सपोर्ट कौन करेगा? तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि रेस हमें ये इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि भाई बिटकॉइन कैश की भी आने वाले वक्तों में जरूरत हो सकती है। ठीक है, आगे चेन लिंक ने अपने आप को ब्रिज किया सोलाना के ऊपर। ये क्यों किया? पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि टेरा लूना का एक टोकन है, उनका एंकर प्रोटोकॉल है, वहां पे प्राइसिंग इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आई, जिसके अंदर एक अपॉर्चुनिस्ट ने क्या किया कि प्राइसिंग जो थी उससे बेनिफिट उठाते हुए विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम उसने $मिलियन का फायदा उठाया। तो इस तरह अगर चेन लिंक जो है हर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन पे, जो कि ओरेकल बेस ब्लॉकचेन है, अगर इन सब को सर्विसेज देता है, तो एक तो उनकी जो चेन लिंक की सर्विसेज की वजह से उनकी ब्लॉकचेन के जो D5 प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर जो प्राइसेस हैं वो अगर करेक्ट रहेंगे इन चेन लिंक के ओरेकल की वजह से, तो वहां पे हैकिंग के चांसेस कम है, वहां पे एक्सप्लॉइट के चांसेस जो हैं वो कम है, और साथ साथ चेन लिंक जो है उसकी जो टोकन की प्राइस है उसकी यूज केस बढ़ने की वजह से वो भी आने वाले वक्तों में बढ़ सकती है। अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी ने अभी रेफरल प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और कम्युनिटी में ऑक्सी इन्फिनिटी को इस वक्त प्रमोट करते हैं, तो ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपने यहाँ पे जाके एक अपना कोड जनरेट करना है, और जब आप कोड जनरेट करेंगे वो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। उस शेयरिंग के बाद अगर कोई बंदा भी आपके रेफरल लिंक से ऑक्सी इन्फिनिटी को ज्वाइन करता है और मार्केट प्लेस से कुछ भी अगर वो खरीदता है, तो 1% आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वैसे तो मार्केट प्लेस में जो कुछ बाइंग होती है उसमें 4.2% कम्युनिटी में चला जाता है, उनके कम्युनिटी फंड में। तो अगर आप रेफरल बेस से करेंगे तो 1% आपको मिल जाएगा, बल्कि 3.25% कम्युनिटी पूल में चला जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, और इससे शायद आने वाले वक्तों में अगर ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं ऑक्सी इन्फिनिटी को अपने रिवॉर्ड के चक्रों में प्रमोट करेंगे, तो ओबियसली ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर मजीद पैसा आएगा। अगर आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में SLP और इनके जितने टोकन हैं उनकी प्राइसेस भी अप्रिशिएट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, न्यूयॉर्क ने एक बिल पास किया है जो कि अभी वहां के मेयर ने मेरा ख्याल है साइन नहीं किया, तो वहां पे वो बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है, बैन करते हैं, तो शायद इसका भी क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा बैरिश इम्पैक्ट हो। मार्केट ऑलरेडी मेरा ख्याल है थोड़ा सा, आज हफ्ते का मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट डे है, और अभी तक तो ये वीकली कैंडल है बिटकॉइन की, अभी तक तो बड़ी सी विक बना के तो ग्रीन कैंडल ही नज़र आ रही है। लेट्स सी, कल इतवार है और कल तक ये क्या ग्रीन ही रहेगी कैंडल, या कि कल की कैंडल भी जो बनेगी वो भी रेड कैंडल बनेगी। अच्छा, लास्ट में जी, द वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। हाँ, सीजी जो है वो वियतनाम में गया जी, और वियतनाम में जाके जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं
उनके साथ ओबियसली वहाँ पे जाके अगर मीटिंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ की कम्युनिटी के साथ कर रहा है। अब वहाँ पे जाके जाहिर बात है वहाँ के जो ऐसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि उनकी पब्लिक के लिए, वियतनाम की पब्लिक के लिए, उनको वो स्पॉन्सर वगैरह करेगा या सपोर्ट वगैरह करेगा या अपनी सपोर्ट देने के लिए करेगा। मैं साथ एक ये चार्ट देख रहा था, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं देख रहा था टेक्निकली देखा जाए तो बाइनांस दुनिया का इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और BNB जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज है, मेरा ख्याल है तीसरे या चौथे नंबर पे है। तो इस वक्त जो है लोएस्ट प्राइस पे भी है। तो जब आप आल्ट कॉइन्स की तरफ जाते हैं तो आप BNB में भी इन्वेस्टमेंट का आपका जाहिर बात है आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था जिसका मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि BNB के जो टॉप 100 वॉलेट्स हैं, जो रिचेस्ट वॉलेट हैं, उनके पास BNB की सप्लाई, टोटल सप्लाई का 95% उनके पास। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी के पास टोकन ना होने के बराबर है, रिटेलर कम है। दूसरे लफ्जों में अगर BNB के ये जो रिचेस्ट पर्सन है टॉप 100, उनमें से अगर 1, 2 या 5 बंदे भी एट एनी बैंक रन सिचुएशन वो BNB को सेल करते हैं तो BNB की प्राइस आपको अच्छी खासी डंप होती नजर आएगी। दूसरे लफ्जों में आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें तो जाके देखें उस क्रिप्टो करेंसी के जो टोकन होल्डर हैं वो कितने डिवाइडेड हैं। यानी मिसाल के तौर पे बिटकॉइन इस वक्त इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है कि जो टॉप 100 रिचेस्ट वॉलेट्स हैं उनके पास पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, सिर्फ 14% है। सिर्फ 14% BTC टॉप रिचेस्ट 100 BTC होल्डर्स के पास है। तो यानी ये जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब है इसके डंप होने के चांसेस उतने कम है। इसी तरह कार्डेनो जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। देखा जाए तो कार्डेनो के 21% जो सप्लाई है वो टॉप 100 रिचेस्ट जो वॉलेट्स हैं उनके पास है। तो BNB में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको भी आपने जेहन में रख के करनी है कि भाई वहां पे जो 95% सप्लाई है वो टॉप रिचेस्ट BNB होल्डर्स के पास है, जो जब चाहें आपको इस कॉइन को जो है वो डंप कर सकते हैं। एक साइड पे ये चल रहा है और दूसरे साइड पे जो BNB, जो बाइनांस है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी अडॉप्शन और जो कंट्रीज हैं उनके साथ, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ इनकी जो कोलैबोरेशंस हैं वो बड़ी पॉजिटिव साइंस दे रही हैं। लेकिन एक चीज देखें, बावजूद इसके कि बाइनांस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं क्रिप्टो मार्केट की एक सबसे बड़ी एम्पायर है, लेकिन ये मत बोलें इस मार्केट ने बहुत बड़ी बड़ी और भी एम्पायर देखी हैं जो डूबी हैं। एम्प्टी गॉक्स जहां पे 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन की हैकिंग हुई थी, वो भी उस वक्त जब पॉपुलर था। तकरीबन मार्केट की 75% क्रिप्टो ट्रेडिंग उनके प्लेटफॉर्म पे हुआ करती थी, वो भी बाइनांस की तरह सबसे पॉपुलर। अगर वो क्रैश हो सकता है, उधर कोई हादसा हो सकता है, तो बाइनांस पे भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, मेरे अपने फंड्स वहां पे पड़े हुए हैं। लेकिन हमने, दूसरे लफ्जों में बताना आपको ये चाह रहा हूं कि आपने कभी भी किसी एक्सचेंज, एक एक्सचेंज के ऊपर, एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिलाई नहीं करना। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड्स को आपने डिवाइड करना है कि खुदा ना खासा कोई हादसा हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।